गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के इस पीरियड में लेसन 6 भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन में आज बात करेंगे कि भूमंडलीकरण के अंतर्संबंध विश्व और भारत के लिए क्या नए हैं। पिछले टर्न पर हमने भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन पर पहला लेक्चर दिया था लेसन 6 का। आज ये लेसन 6 का ये दूसरा पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इस पार्ट में हम आज पढ़ेंगे कि क्या भूमंडलीकरण के अंतर्संबंध विश्व और भारत के लिए नए हैं। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारत आज से 200 वर्ष पहले भी विश्व से अलग थलग नहीं था। हमने सदियों से भारत को महान सभ्यताओं से जोड़ा है जो चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम में स्थित थे। हम ये भी जानते हैं कि भारत के लंबे अतीत के दौरान विश्व के विभिन्न भागों के लोग यहाँ आए। वे कभी व्यापारियों के रूप में, कभी विजेताओं के रूप में, कभी नए स्थान की तलाश में प्रवासी के रूप में, और फिर वे यहाँ आके बस गए। दूर दराज के भारतीय गांवों में लोग ऐसे समय को याद करते हैं जब उनके पूर्वज कहीं और रहा करते थे, जहां से वे उस स्थान पर आए या जहां वे इस समय रह रहे हैं। इस प्रकार भूमंडलीय अंतःक्रियाएं और भूमंडलीय दृष्टिकोण कोई नई चीज़ नहीं है जो आधुनिक युग अथवा आधुनिक भारत के लिए अनोखी हो। अब बात करेंगे हम उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन की। संभवतः लोगों का सबसे बड़ा प्रवचन विरोधी लोगों का देशांतर था। सबसे बड़ा प्रवचन विरोधी लोगों का देशांतर था। जब भी अपना देश छोड़कर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे, जो कभी अपना देश छोड़कर अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे, हमने आधुनिक भारत में सामाजिक विकास की कहानी औपनिवेशिक काल से शुरू की थी। हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि आधुनिक विवाद का प्रारंभ से ही एक भूमंडलीय आयाम रहा है। उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का एक भाग था जिसे पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा और बाजार के नए स्रोतों और एक ऐसे नेटवर्क की आवश्यकता थी जो उसे संभाले हुए था। स्वतंत्र भारत और विश्व को यदि हम देखें तो स्वतंत्र भारत ने भी भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाए रखा, यानी कि आज़ादी के बाद भी भारत में भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाया गया। यह कई अर्थों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से विरासत में मिला था। विश्व भर में चल रहे उदारता संघर्षों के लिए प्रतिबद्धता, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के साथ एकता दर्शाना इसी दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था। बहुत से भारतवासियों ने शिक्षा एवं कार्य के लिए समुद्र पार की यात्राएं की। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश विकास का एक अभिन्न अंग बना रहा। विदेशी कंपनियां भारत में सक्रिय रही थीं। इसलिए हमें अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है कि परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया क्या मूल रूप में उस प्रक्रिया से भिन्न है जिससे हमने अतीत में देखा था। प्रारंभिक काल से ही भूमंडलीय विश्व के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। भूमंडलीकरण की समझ के बारे में आइए हम सब जानें। हम ये भी जानते हैं कि पाश्चात्य पूंजीवाद जैसा कि वह यूरोप में उभरा था, उपनिवेशवाद के रूप में अन्य देशों के संसाधनों पर भूमंडलीय नियंत्रण के रूप में उभरा और आगे भी रहेगा। किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या भूमंडलीकरण केवल भूमंडलीय और अंतःसंबद्धता के बारे में ही है या फिर इसका संबंध महत्वपूर्ण परिवर्तनों से भी है जो उत्पादन और संचार, श्रम तथा पूंजी के संगठन, प्रौद्योगिकी के नवाचार और सांस्कृतिक अनुभवों, शासन की प्रणालियों और सामाजिक आंदोलनों में हुए हैं। ये परिवर्तन तभी सार्थक प्रतीत होते थे भले ही कुछ प्रतिमान पूंजीवाद की प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो चुके हैं, परंतु कुछ ऐसे परिवर्तनों ने जो कि संचार क्रांति से प्रभावित हुए थे, हमारे काम करने और रहने के तौर तरीकों को बहुआयामी रूपों में बदल दिया।
यानी कि संचार क्रांति के बाद जो एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, वह भी भूमंडलीकरण की ही देन है। और इस भूमंडलीकरण ने संचार क्रांति के प्रभाव से आज हमारे काम करने और रहने के तौर तरीक़ों में भी बहुत आयामी बदलाव किए हैं। भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे देश में सामाजिक और आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतर्निर्भरता की वृद्धि से है। यद्यपि आर्थिक शक्तियाँ भूमंडलीकरण का एक अभिन्न अंग हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि अकेली वे शक्तियाँ ही भूमंडलीकरण को उत्पन्न करती हैं, जबकि भूमंडलीकरण सूचना और सूचना संचार प्रौद्योगिकियों के विकास के द्वारा ही सबसे आगे बढ़ा है। भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है वो सूचना और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आगे बढ़ी है, यानी कि इसका विकास हुआ है। इन प्रौद्योगिकियों ने विश्व भर में लोगों के बीच अंतःक्रिया की गति और क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। यानी कि जो एक दूसरे देश के लोगों के बीच जो अंतःक्रिया की गति है, उसमें एक बहुत तेज़ी से एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। यानी कि ये बदलाव की गति बहुत तेज़ हो गई है। और ये गति की तेज़ होने का जो कारण है वो प्रौद्योगिकी है, सूचना और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का विकास। इस कारण ये गति बहुत तेज़ हुई है और बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा बदलाव आया है इस देश में, पूरे विश्व में, देश में नहीं पूरे विश्व में आया है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि राजनीतिक संदर्भ में भी इसका विस्तार हुआ। आगे की विवेचना में हम भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करेंगे अलग अलग, और चर्चा में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। इसे हम अगले पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। आज सारे बच्चे इस लेक्चर को सुनने के बाद इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट दोनों को इकट्ठा करके हम सुनेंगे, समझेंगे और भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तनों को समझने के साथ साथ भूमंडलीकरण के अंतः संबंध विश्व और भारत के लिए क्या नए हैं, इस पर अपने विचार लिखेंगे अपनी डायरी में। और अगले टर्न पर हम भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों को बिंदुवार समझेंगे और उसे स्पष्ट करेंगे। और चलते चलते हम फिर वही 3 बातें आपसे दोहराएंगे कि इस कोविड-19 के दृष्टिगत जब ये महामारी लगातार बढ़ रही है, इसका कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है ज़बरदस्त, ऐसे में बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहनें और अधिक से अधिक बार अपने हाथों को ठीक से साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवारीजनों को भी सुरक्षित रहने की सलाह दें। ठीक है बच्चों, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पर पार्ट 3 में।